अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। जितने भी बच्चे लाइव सुन रहे हैं, बैठे हैं यहाँ पर और रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, नॉलेज नॉलेज 3.3 का आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है। और जैसे कि आप जानते हैं कि कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। इनको सिमुलेशन के थ्रू बड़े डिटेल से हमने देखा था। फर्दर हमने डिस्कस किया था अबाउट हाइड्रोजन एटम। बोहर के मॉडल के मुताबिक हमने कुछ फार्मूलाज ड्राइव करने हैं जो कि हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ये कल सारा जो मैं पढ़ाया था उसको रिकॉल कर रहा हूं। उसमें हमने करना क्या है कि हाइड्रोजन एटम के मुतालिक बात हो रही है। ये सारी हमने हाइड्रोजन एटम के अंदर जो शेल्स होते हैं उनका रेडियस फाइंड करना है और उनकी क्या फाइंड करनी है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट्स। nth ऑर्बिट का मतलब है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जो शेल्स हैं उनको nth ऑर्बिट कहा गया है ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? कल मैंने बताया था कि इस n की जगह पर आपने अप्लाई करना है फर्स्ट शेल के लिए 1, सेकंड शेल के लिए 2, थर्ड शेल के लिए 3, फोर्थ शेल के लिए 4, फिफ्थ के लिए 5, सिक्स के लिए 6। इसी तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे। इन्फिनिटी के बारे में मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके उसने रखा हुआ है। लेकिन आउटसाइड एटम, एटम के बाहर वो जगह जहां न्यूक्लियस की अट्रैक्शन नहीं पहुंच रही, यानी न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, वो जगह क्या कहलाती है? इन्फिनिटी। जैसे इस टाइम इस कमरे में अगर कोई बच्चा दीवार के बाहर खड़ा है तो वो मेरी इन्फ्लुएंस से बाहर है। वो तो वो कहां खड़ा है? इन्फिनिटी पे खड़ा है मेरे लिहाज से। तो इसी तरह अगर आपने किसी इलेक्ट्रॉन की इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी होती है वो फाइंड करनी है तो आप इसको इन्फिनिटी पे डिवाइड करेंगे। एन स्क्वायर की जगह पे इन्फिनिटी का स्क्वायर आएगा। और आपको पता है मैथ के अंदर जब किसी भी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है? 0। इस तरह मैंने हर शेल की एनर्जी फाइंड कर ली। और मैंने जो नेक्स्ट डायग्राम बनाई हुई है उसमें मैंने पहला शेल ये है, जैसे फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है। हर शेल के साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी है वो मैंने यहां मेंशन की हुई है। दिस इज E1, E2, E3, E4। ये वही वैल्यूज हैं जो मैंने पीछे क्या की हैं, शाबाश, क्या की हैं? फाइंड की हैं। वही वैल्यूज मैंने यहां लिखी हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कल मैंने बता दिया था आपको कि जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में होगा, डेफिनेटली फर्स्ट शेल लो एनर्जी पे है, स्टेबल है। सेकंड शेल की एनर्जी हाई है। अच्छा, ये बात भी मैंने कल आपको बता दी थी कि माइनस वैल्यू के साथ, यानी जिस वैल्यू के साथ माइनस है और वैल्यू अगर लार्ज है तो समझ लें उतनी ही वो स्मॉल है। यानी जितनी बड़ी वैल्यू होगी और उसके साथ माइनस का साइन होगा वो उतनी ही कौन सी वैल्यू होगी? स्मॉल वैल्यू होगी। तो बताओ E1 और E2 में से स्मॉल वैल्यू कौन सी है? E1 की वैल्यू स्मॉल है और E2 की वैल्यू क्या है? लार्ज है। यानी E1 की एनर्जी लो है और E2 शेल की एनर्जी क्या है? ज्यादा है। E3 की और ज्यादा है, E4 की और ज्यादा है। ये भी कल बात होगी थी। यानी जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। फिर मैंने कल बता दिया था डिफरेंस। अगर आपने पहले शेल से दूसरे शेल में जाना है, दूसरे शेल से तीसरे शेल में जाना है, तीसरे शेल से चौथे शेल में जाना है तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था। ये सारे फार्मूला नीचे लिखे हुए हैं कि डेल्टा ई किसके बराबर होता है? डेल्टा ई बराबर है जहां जाना है यानी E2, जहां से जाना है यानी E1। अगर पहले शेल से दूसरे शेल में जाना है तो दोनों की एनर्जी को माइनस कर लो, आपको चेंज पता चल जाएगा कितना चेंज चाहिए। मसलन अगर आपको पहले शेल से दूसरे शेल में जाना है तो आपको दूसरे शेल की एनर्जी भी पता है, पहले शेल की एनर्जी भी पता है। दोनों वैल्यूज को यहां लगाओ, माइनस करो तो आंसर क्या आएगा? 984.99 किलो जूल।
यानी कि फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जाना मुश्किल है, उसके लिए एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। इसी तरह अगर आपने दूसरे शेल से तीसरे शेल में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो जाना कहां पर है, तीसरे शेल में, जाना कहां से है, दूसरे शेल से, तो E3 माइनस E2 करोगे। E3 की वैल्यू भी पता है आपको, ये देखें E3 वैल्यू लिखी हुई है और E2 की वैल्यू भी पता है। दोनों वैल्यूज को आप इस फार्मूला में अप्लाई करोगे तो आपको जो चेंज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 182। यानी दूसरे से तीसरे में जाना क्या है, आसान है। ठीक हो गया। इसी तरह आगे जाना है तो फिर आप E4 माइनस E3 करोगे, और आसान है, जस्ट कितनी एनर्जी चाहिए, 63 किलो जाउल एनर्जी चाहिए। यहां तक बात कल हो गई थी। बात हम कल का क्या कर रहे थे, जहां पे हमने फिर अपना लेक्चर रोका था, वो था रेडियस। देखें स्टूडेंट्स, ये मैंने अभी आपको बताया E2 माइनस E1, E4 माइनस E3, ये सारा मैंने आपको बता दिया, ये वैल्यू सभी हमने कैलकुलेट कर ली है। नाउ दीज आर द एनर्जी गैप्स। सबसे ज्यादा एनर्जी गैप फर्स्ट टू शेल्स का है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और ये नीचे मैंने नीचे ऑर्डर भी लिख दिया, E2 माइनस E1 का एनर्जी गैप ज्यादा है, E3 माइनस E2 का एनर्जी गैप कम है, और उससे कम किसका है, E4 माइनस E3, और आगे जाते जाएंगे तो एनर्जी गैप कम होता जाएगा। समझ गया आप इस चीज को, ये कल वाली बातें हो रही सारी। अच्छा, आज हमने क्या फाइंड करना है, एनर्जी तो फाइंड कर ली, वी कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट बाय यूजिंग गिवन फार्मूला। ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, रेडियस फाइंड कर सकते हैं। कौन सा रेडियस भाई, ये पहले न्यूक्लियस से लेकर पहले शेल तक का डिस्टेंस कितना है, दूसरे शेल तक का डिस्टेंस कितना है, तीसरे शेल तक का डिस्टेंस कितना है, चौथे शेल तक का डिस्टेंस कितना है, पांचवें का निकालना है, मैंने बनाया नहीं हुआ पांचवा शेल, तो पांचवें तक का डिस्टेंस कितना है। आप ये डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं हाइड्रोजन के केस में, तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। इस फार्मूला में बड़ी क्लासों में जाके आपने इसको ड्राइव करना है, जस्ट अभी हमने फार्मूला ही सीखना है। तो n की जगह पे वैल्यूज अप्लाई करें। क्या क्या वैल्यूज अप्लाई करेंगे, n1, अगर 1 अप्लाई करेंगे तो ये रेडियस आएगा फर्स्ट शेल का, अगर 2 अप्लाई करेंगे, n2 अप्लाई करेंगे तो ये रेडियस आएगा सेकंड शेल का, 3 अप्लाई करेंगे तो ये रेडियस आएगा थर्ड शेल का, 4 अप्लाई करेंगे तो ये रेडियस आएगा फोर्थ शेल का, 5 अप्लाई करेंगे तो ये रेडियस आएगा फिफ्थ शेल का। इस तरह से ये तमाम वैल्यूज जो आपने यहां पे ड्राइव की हैं वो मैंने यहां लिखी हुई हैं। नाउ दिस इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल, ये हमारे पास सेकंड शेल का रेडियस है, ये हमारे पास थर्ड शेल का रेडियस है, ये हमारे पास फोर्थ शेल का रेडियस है। ये बात तो पक्की है, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे जो डिस्टेंस है वो बढ़ता ही जाएगा, डिस्टेंस डेफिनेटली बढ़ता ही जाएगा। अब यहां पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, वो ये सवाल है कि जो डिस्टेंस पहले शेल और दूसरे शेल के दरमियान में है, और जो डिस्टेंस दूसरे शेल और तीसरे शेल के दरमियान में है, और जो डिस्टेंस तीसरे शेल और चौथे शेल के दरमियान में है, क्या वो सारा गैप बराबर है? तस्वीर देख के अंदाजा लगाएं। दोबारा मैं सवाल कर रहा हूं, पहले शेल और दूसरे शेल के दरमियान में जो डिस्टेंस है, दूसरे शेल और तीसरे शेल के दरमियान में जो डिस्टेंस है, तीसरे शेल और चौथे शेल के दरमियान में जो डिस्टेंस है, चौथे शेल और पांचवें शेल के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा, जो कि बनाया नहीं है, क्या ये बराबर है? बराबर नहीं है। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं डायग्राम से, कहां डिस्टेंस ज्यादा है और कहां डिस्टेंस कम है? शुरू शुरू में गैप कम है, और जैसे जैसे आगे जा रहे हो गैप क्या हो रहा है, शाबाश, बढ़ता जा रहा है। आप में से कोई लाइक बच्चा जो इस चीज को समझ रहा है, मुझे इसकी वजह बता सकता है, ये क्यों गैप बढ़ रहा है? सोचें, क्यों गैप बढ़ रहा है ये? कोई भी नहीं है? कोई भी इस पे कमेंट करना चाहता है, क्यों गैप बढ़ रहा है? हाँ जी, आप बताएं। आप फर्ज करें, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आपने बहुत वजनी चीज रस्सी से बांधी हुई है और उसको आपने रस्सी से उठाया, जैसे इस टेबल को, ये बहुत बड़ा टेबल है, इसको मैंने एक रस्सी से बांधा है और रस्सी मैंने पकड़ी हुई है। अब रस्सी मेरे हाथ से छूट रही है क्योंकि टेबल बहुत वजनी है, तो शुरू शुरू में रस्सी कम छूटेगी और बाद में आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये गिरने के करीब होगा, ज्यादा गिरेगा, तो रस्सी हाथ में से ज्यादा निकलेगी। शुरू में कम,
बाद में ज्यादा। तो बेसिकली न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को रस्सी की तरह खींचा हुआ, तो फर्स्ट स्केप में रस्सी कम छूटने का मतलब थोड़ा दूर जाएगा, अगला जो स्केप होगा यानी नेक्स्ट उसका जो लेवल होगा उसमें वो ज्यादा दूर जाएगा, क्योंकि वो दूर हो चुका है बेसिकली। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी जिस तरह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो उसका फर्स्ट स्केप जो होगा उसका, यानी फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में डिस्टेंस कम होगा, जिस तरह रस्सी शुरू में कम छूटती है। लेकिन जैसे ही सेकंड से थर्ड में जाएगा तो वो ज्यादा दूर जाएगा, ज्यादा उसका स्केप होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से दूर होता जा रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उसका ये जो स्केप है, ये जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। समझ गए मेरी इस बात को? अब मैंने आपके लिए एक स्पेशल डायग्राम लगाई है जो कि इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा बताएगी। ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर आप इस डायग्राम को समझ गए तो आप बड़ी ही आसानी से हर चीज को समझ जाएंगे। अच्छा बेटा, ये एक सीढ़ी है, ये सीढ़ी आपको स्टेयर नजर आ रही है एक सीढ़ी की तरह। ये कैसी सीढ़ी है जरा मुझे बताएं। आप क्या समझते हैं आपके लिए सबसे मुश्किल स्टेप कौन सा है? फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में जाना, सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप में जाना, या थर्ड स्टेप से फोर्थ स्टेप में जाना? सबसे आसान सबसे मुश्किल कौन सा है? फर्स्ट से सेकंड में जाना। उससे आसान कौन सा है? सेकंड से थर्ड में जाना आसान है। और सबसे आसान कौन सा है? थर्ड से फोर्थ। डेफिनेटली आपको पैटर्न समझ आ गया है। फोर्थ से आगे फिफ्थ में जाना और आसान होगा। यहां पर आप खड़े हैं, आप समझें आप इलेक्ट्रॉन हैं और यह हाइड्रोजन का पहला शेल है। तो जिस तरह इस स्ट्रेयर के मुताबिक अगर यहां इलेक्ट्रॉन खड़ा है और अगर इलेक्ट्रॉन को पहले शेल से दूसरे शेल में जाना है तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी? शाबाश, 984। क्योंकि मैंने भी बताया, डायग्राम में दिखाया कि पहले से दूसरे शेल के दरमियान में जो एनर्जी गैप है वो गैप क्या है? ज्यादा है। वो गैप क्या है? ज्यादा। अच्छा, अब सेकंड शेल से थर्ड शेल में जाने के लिए जो जंप करना पड़ेगा उसके लिए इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए? जस्ट 182 किलो जूल। थर्ड शेल से फोर्थ शेल में जब जाना है तो जस्ट कितनी एनर्जी चाहिए? 63 किलो जूल। यानी इलेक्ट्रॉन के अंदर, हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन यही फील करेगा जैसे सीढ़ी को आप क्लाइंब कर रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप मुश्किल आ गया। अच्छा, आगे बेटा इधर देखिए सामने, क्या लगता है आपको सबसे लंबा स्टेप कौन सा? एक होता है हाइट में, हाइट में तो समझ आ गया कि ये वाली हाइट को क्रॉस करना, डेफिनेटली इसमें हाइट का डिफरेंस यानी ये ज्यादा है। लेंथ में कौन सा स्टेप लंबा है? सबसे लंबा स्टेप कौन सा है? 3 और, देखें अगर आप देखें ना ये वाला 2, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है 1 और 2 के दरमियान में जो स्टेप का डिफरेंस है वो इतना है। 2 और 3 के दरमियान में, 2 और 3 के दरमियान में जो स्टेप है वो लंबा है, लंबाई में। 3 और 4 के दरमियान में स्टेप की लंबाई और ज्यादा है। ये स्टेप की लंबाई किसको रिप्रेजेंट कर रही है? शाबाश बताइए, स्टेप की लंबाई किसको रिप्रेजेंट कर रही है? डिस्टेंस को। आपको मैंने बताया, ये डायग्राम दोबारा देखें, जिस तरह पहले शेल और दूसरे शेल में डिस्टेंस क्या है? कम है। दूसरे शेल और तीसरे शेल में डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। तीसरे शेल और चौथे शेल में डिस्टेंस क्या है? और ज्यादा है। ये डिस्टेंस का मतलब है स्टेप्स का डिस्टेंस। तो आपने ये सीढ़ी से क्या अंदाजा लगाया? इस सीढ़ी से यही अंदाजा लगाया कि जो फर्स्ट शेल और सेकंड शेल के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कम है, यहां जो है वो ज्यादा है सेकंड और थर्ड में, थर्ड और फोर्थ में डिस्टेंस और ज्यादा है। लेकिन सबसे मुश्किल स्टेप क्रॉस करना कौन सा है? फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में जाना। ये सीढ़ी आपको समझ आ गई है? इज इट क्लियर? जितने बच्चे जूम पे बैठे हैं वो क्लियर करें पहले, फिर मैं आगे जाऊंगा। चलें, अनफाल सबको समझ आ रहा है? मैं अब सवाल करता हूं आपसे, सवाल करता हूं, सवाल करने की बारी आई है। ऐसा करें कि जो ये अनफाल अपना माइक ऑन करें। अनफाल आपसे सवाल है, सवाल ये है कि
अगर यहां पर एक और स्टेप मैं बनाता तो वो कैसा होता? यानी कि चौथे शेल तक तो मैंने बनाया है, पांचवें शेल को मैं बनाता तो वो कैसा होता? शाबाश शाबाश। ऊंचाई पहले बताओ, ऊंचाई पहले से कम होगी या ज्यादा होगी? सर कम होगी। डेफिनेटली, यानी ऊंचाई कम होने का मतलब उसको क्रॉस करना क्या है, यानी उसको फोर्थ शेल से थर्ड, फोर्थ शेल से फिफ्थ शेल में जाना आसान है। अच्छा, लंबाई क्या होगी? लंबाई, शाबाश शाबाश, लंबाई सर लंबाई फोर्थ शेल से ज्यादा होगी, फाइव शेल की। डेफिनेटली। पहले से स्टेप क्या होगा? अब आगे जगह नहीं है, मैं आगे और बनाता, पहले से वो लंबा होगा। तो अब सीढ़ी समझ आ गई आपको? अब आप अपने आप को इलेक्ट्रॉन फील करें और इस सीढ़ी को चढ़ने की कोशिश करें, तो आप खुद ही फील करेंगे कि सबसे मुश्किल स्टेप कौन सा होता है हमेशा? फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जाना। हालांकि वो छोटा स्टेप है, लेकिन उसको क्लाइंब करना क्या है? मुश्किल है। अगला स्टेप है तो लंबा, लेकिन उसको क्लाइंब करना क्या है? आसान है। अगला स्टेप और लंबा है, लेकिन उसको क्लाइंब करना क्या है? और आसान है। तो दिस इज अ कंप्लीट कंसेप्ट जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब इसको समझने के बाद हम किस एसएलओ को हमने क्लियर किया है, पहले अपने गोल को देख लें, हमें कौन कौन से टारगेट्स अचीव हो गए, फिर हम आगे चलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने एसएलओ पढ़ने शुरू किए थे, मैं दोबारा एसएलओ पे जा रहा हूं ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। जी, बस ये एसएलओ आ गए, ये स्किल्स थी, ये नॉलेज था, और ये एसएलओ। स्टेट दैट ऑर्बिट्स यानी शेल्स आर एनर्जी लेवल्स, क्लियर हो गया, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लार्जर शेल्स इंप्लाइज हाई एनर्जी। जितना दूर शेल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। एंड ग्रेटर एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस उसका एवरेज डिस्टेंस क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ये एसएलओ हमारा क्लियर है। नेक्स्ट एसएलओ क्या था? अगले एसएलओ क्या था? एक्सप्लेन दैट एन एटॉमिक मॉडल इज एन एड ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ये भी हम एसएलओ क्लियर कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अगला एसएलओ क्या था हमारा? यही चार एसएलओ थे, इसमें से आखिरी एसएलओ मैं पढ़ाने लगा हूं। स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर द क्वांटम पार्टिकल with probabilistic path whose exact path and location cannot be mapped with reference to uncertainty principle। ये लास्ट एसएलओ है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा और काफी टेक्निकल एसएलओ है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। नीचे बस, ठीक है, यहां पे लें। अच्छा जी, लें जी, आगे बढ़ते हैं। आगे तीन लिमिटेशंस हैं जो बोहर मॉडल में आ गई। बोहर का मॉडल तो बहुत अच्छा था, अभी तक हमें जो समझ आया, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, बाहर शेल्स हैं, शेल्स की एक पर्टिकुलर एनर्जी है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, गुड। बोहर के मॉडल में बड़ी जान थी। लेकिन मसला क्या था बोहर के मॉडल का? ये सिर्फ सारी बातें जो इसकी थी वो सिर्फ किस पे अप्लाई हो रही थी? हाइड्रोजन पे। अब दुनिया में हाइड्रोजन थोड़ी है, हाइड्रोजन के अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली बोहर ने जो बातें की वो सारी की सारी किस पे अप्लाई हो रही थी? हाइड्रोजन पे। जैसे ही मुख्तलिफ एटम्स आते तो हाइड्रोजन की बातों, उसके बोहर की बातों में थोड़ा बहुत क्या आता? फर्क आना शुरू हो जाता। इसका मतलब क्या हुआ कि बोहर ने जितना कुछ भी कहा वो हाइड्रोजन के बारे में तो अप्लाई हो रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ मसलों की वजह से वो बड़े एटम्स पे अप्लाई नहीं हो रहा था। हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने नई कुछ बातें बताई, तो फिर ये मॉडल और रिफाइंड हो गया, वो हम बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। अगला मसला जो बोहर का था वो था पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोहर का मॉडल इलेक्ट्रॉन का पाथवे, ये तो उसने बता दिया इलेक्ट्रॉन शेल्स में होते हैं, लेकिन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथवे होता है, रास्ता, वो नहीं बता पाया। क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बता पाया। ये दो पॉइंट्स थे जो बोहर नहीं एक्सप्लेन कर पाया, जो कि दर हकीकत एटम के अंदर ये मौजूद होते हैं। अब ये पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन से मुराद क्या है और क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मुराद क्या है, मैं आपको जरा सादा अल्फाज में समझाता हूं। बेटा आपने अब फर्स्ट ईयर में जाके जब इसको दोबारा पढ़ना है तो आपको ये सीखने को मिलेगा, जिस तरह हमारे यहां गली होती है, गली को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? शाबाश, स्ट्रीट। गली के अंदर क्या होता है? शाबाश, मकान। मकान को क्या बोलते हैं? हाउस। घर के अंदर क्या होते हैं? शाबाश, रूम्स, कमरे। कमरों में क्या होते हैं? लोग, पीपल्स। फर्नीचर डेफिनेटली वो तो लोगों के रहने के लिए।
इसी तरह एटम की दुनिया में स्ट्रीट्स की जगह कौन होते हैं? शेल्स, जो कि अभी सीखे आपने, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल। शेल, शेल का जो अगला लेवल है घर, उन्हें बोलते हैं हम सबशेल्स। सबशेल्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो लिहाजा सबशेल हाउस की तरह काम करते हैं, ऑर्बिटल्स कमरों की तरह काम करते हैं, और कमरों में रहते कौन हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये बातें बोहर ने नहीं बताई। ऑल्दो बोहर ने यह बता दिया सेंटर में न्यूक्लियस, बाहर शेल, शेल में इलेक्ट्रॉन, शेल तक तो पहुंच गया। शेल से आगे वाली कहानी जो थी वो फिर बाकी बाकी जो मॉडर्न साइंटिस्ट मजीद जो बाद में इसके आए उन्होंने बताई हमें, वो आपने भी नहीं जाननी। अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो मॉडल पढ़ रहे हैं ना, ये समझने की हद तक तो ठीक है, कुछ बेसिक बातें तो उससे समझ आ सकती हैं, लेकिन अगर आपने एडवांस लेवल पे बड़ी क्लासों में जाके पढ़ना है तो आपको फर्दर सबशेल्स, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन, और ये भी फर्स्ट ईयर में आप इसको डिटेल से पढ़ोगे। थोड़ा सा नाइन्थ के अगले चैप्टर्स में जाके थोड़ी बहुत सबशेल ऑर्बिटल्स पे बात आएगी, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन्स रहते ऑर्बिटल्स में थे, बोहर ये समझ रहा था कि शेल्स में रहते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन का सही पाथवे, सही सही डायरेक्शन किस तरह इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो नहीं बता पाया। क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मुराद क्या है? क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जरा मेरी बात को जरा समझे, स्क्रीन पे लेके आए मुझे। ओके, क्वांटम नेचर से मुराद क्या है? डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूं। अगर आप इस कमरे में मच्छर या मक्खी को देखते हैं, जो आपने उसको पिन पॉइंट कर लिया, अगर आपने किसी मच्छर या मक्खी को देखा, क्या आप उसकी नेक्स्ट पोजीशन को बता सकते हैं कि वो कहां जाएगा? अभी मैंने देखा यहां पर है, मैं कहूंगा जी अभी अगले सेकंड वहां पे होगा, वो वहां की बजाय वहां पे हो जाएगा। यानी किसी मक्खी या मच्छर की आप एग्जैक्ट पोजीशन को मैप नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाता हूं जिसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन की मैपिंग बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये देखें जरा, ये दरअसल सिमुलेशन है, इसमें सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके गिर्द आप देखो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, रिवॉल्व तो कर रहे हैं। बोहर के मुताबिक तो इनको तो सर्कल सर्कल में गोल घूमना चाहिए था, लेकिन इनका पाथवे देखो बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि बोहर के मॉडल के मुताबिक इसको तो सर्कुलर होना चाहिए था। बात वही है कि बोहर के मॉडल में मसला था, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन का पाथवे नहीं बता पाया। अब मैं ट्रेस करता हूं, जरा जरा देखें। ट्रेस करने का मतलब है, अब ये जो स्पॉट आ रहे हैं ना, ये दरअसल वो स्पॉट हैं जहां जहां से इलेक्ट्रॉन होके आया। जरा देखें इस चीज को, ठीक है? तो इसका मतलब ये होगा, क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि नेक्स्ट स्पॉट कहां पर आएगा? नहीं बता सकता ना। ये मक्खी की तरह कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को पिन पॉइंट करना वैसे ही मुश्किल है जैसे किसी मच्छर या मक्खी की लोकेशन को पिन पॉइंट करना। क्या ये बात आपको समझ आ गई? ये बोहर को नहीं बात पता थी, ये बाद में जाके पता चली। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिस्टिक पाथवे। प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब हम यही कहेंगे गालिबन इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा। जरा मुझे स्क्रीन में लेके, इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर। ये प्रोबेबिलिस्टिक है, एग्जैक्ट नहीं है। तो वापस आ जाए सिमुलेशन जी। तो इसी तरह से प्रोबेबिलिस्टिक पाथवे इन द वर्ड ऑफ दीज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। अब ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन। देर आर एसेंशियल रूल, इनके लिए एक रूल बना हुआ है जिसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? इट स्टेट दैट वी कैन नॉट डिटरमिन, हम नहीं डिटरमिन कर सकते एन इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्ट लोकेशन एंड इट्स स्पीड साइमल्टेनियसली। यानी अगर मुझे कोई कहे ना, मसलन मुझे कोई कहे कि शहबाज साहब आपने अपनी आंख से एक दौड़ती हुई रेसिंग कार की एक ब्लिंक के अंदर स्पीड भी ना उसकी मेजर करनी है और उसकी पोजीशन भी बतानी है, तो मैं आम आंख से एक गाड़ी जो रेसिंग कार है, मैं उसकी ना तो पोजीशन बता सकता हूं एग्जैक्ट, और ना ही चलती हुई गाड़ी की स्पीड बता सकता हूं। लेकिन मेरे पास ऐसी डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से मैं ये कर सकता हूं, लेकिन आम आंख से नहीं कर सकता।
लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के केस में तो कोई डिवाइस भी काम नहीं करती कि जो उसकी पोजीशन भी बता दे और जो उसकी स्पीड भी बता दे। तो इसी प्रिंसिपल को नाम क्या देते हैं शाबाश, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। याद रखिएगा ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये बोहर मॉडल में नहीं था, ये बाद में जाके आया और बाद में जाकर इसने फिर अपने जो उसमें चेंजेस थे एटम के स्ट्रक्चर में वो फिर इसके बाद आए। क्या ये आपको ये सिमुलेशन दोबारा प्ले करें जरा। अच्छा जी, अब मैं दोबारा जरा आपको दिखाता हूं ये लें। अभी मैंने ट्रेसिंग नहीं की, ये थोड़ा मैंने इसको फास्ट कर दिया ताकि आपको अंदाजा हो सके कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन कितना तेजी से मूव करता है। और आपको अगर कोई अगर आपको ये टास्क दिया जाए कि इस मूविंग इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी देखो और पोजीशन भी देखो, तो आप इलेक्ट्रॉन की स्पीड नहीं मेजर कर सकते और पोजीशन, दोनों चीजों को एग्जैक्ट एक साथ मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, ये इतना तेजी से मूव करता है। ठीक है, एक वक्त में या तो स्पीड निकल सकती है या एक वक्त में आप इसके पोजीशन को देख सकते हो, दोनों चीजों को इकट्ठा मैनेज करना मुश्किल है। दिस इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब मैं ट्रेस कर दूं कि कहां कहां पे इलेक्ट्रॉन गया था, तो ये देखो ये सारे स्पॉट आ रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल है इसको प्रिडिक्ट करना कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है। ये है जी हमारा एसएलओ, जिसके मुताबिक हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन की ये क्वांटम नेचर होती है। क्वांटम नेचर इसी को बोलते हैं कि जिसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा क्या होता है मुश्किल, और ये इसकी प्रोबेबिलिस्टिक पाथवे है सारी। ठीक है, अब इन तमाम बातों को जहन में रखो। अब मैं आपको एक फाइनल सिमुलेशन दिखा रहा हूं जो हमारे लेक्चर को कंक्लूड करेगी। मुज़ैक खोलें जरा। नीचे रिमूव जरा, हाँ जी। अब मैं आपको एक फाइनल सिमुलेशन दिखा रहा हूं जो हमारे लेक्चर को कंक्लूड करेगी। ठीक है जी, एक मिनट लगेगा स्टूडेंट्स, ये बस ये लॉगिन हो रही है। जी जी स्टूडेंट्स, तो अब जरा ये देखें, ये एटम की मोस्ट एडवांस्ड स्ट्रक्चर है। अब इस एडवांस स्ट्रक्चर, ये बोहर ने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं हमें, बोहर ने तो हमें और ही कहानी सुनाई थी। ये वो एडवांस स्ट्रक्चर है जिस तक हमने बड़ी क्लासों में पहुंचना है। किताब आपकी क्या डिमांड करती है, आपको पता हो आपने बड़े होके क्या पढ़ना है। अभी क्या पढ़ रहे हो, बोहर का एक सादा सा मॉडल पढ़ रहे हो जो कि काफी पुराना मॉडल है। लेटेस्ट मॉडल ये है, इसमें कहां न्यूक्लियस है, ये देखें, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, उसमें क्या क्या मौजूद है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब ये देखिए नीचे लिखा हुआ है 1s, ये 1s को मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए, ये मैं 1s को क्लिक करूंगा तो ये एरिया शेड हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है रेड कलर का, देख रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन, ये 1s क्या है, ये मैंने बोला ना शेल के अंदर क्या होते हैं, सबशेल, सबशेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वो ऑर्बिटल्स हैं। असल में दर हकीकत इस तरह का होता है एटम, सेंटर में न्यूक्लियस, बाहर शेल, शेल में सबशेल, सबशेल में ऑर्बिटल, ये छोटे छोटे अंदर ऑर्बिटल्स नजर आ रहे हैं। इन घरों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इन कमरों में, घरों नहीं, इन कमरों में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। कमरों से मुराद क्या है, यहां पर मैंने क्या क्या लेवल बोला, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल, उसमें कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन। शेल से मुराद गली, सबशेल से मुराद मकान। चार तरह के मकान होते हैं, एस पी डी एफ, उनके नाम है, नाम याद रखो। उनमें कमरे होते हैं,
जिनका नाम क्या है, ऑर्बिटल। किसी कमरे की शक्ल गोल है, अब जैसे यहां में पी एक ऑर्बिटल है, उसकी शक्ल डंबल लाइक है, ये देखो इसमें ये डंबल बना हुआ है इस तरह से, ये शक्ल इस तरह की बनी हुई है, डंबल लाइक शेप, ठीक है। तो इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक क्लाउड की तरह रहते हैं और वो फिर इस न्यूक्लियस के गिर्द क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ये मॉडर्न स्ट्रक्चर है, इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे। एसएलओ हमारे खत्म हुए, क्वेश्चन बैंक में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ये हमारा क्वेश्चन बैंक है, सारे बच्चे ये क्वेश्चन बैंक फुल स्क्रीन करें जरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इन क्वेश्चंस को, मेरे लेक्चर सुने ध्यान से, कल आते साथ ही मैंने इन क्वेश्चंस को पहले आपके साथ डिस्कस करना है, आपसे मैंने पूछना है। इन क्वेश्चंस को अगर आप आंसर कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आपको अभी तक के एसएलओ सारे क्लियर हैं। कल इंशाल्लाह इन एसएलओ पे बात, इन क्वेश्चन बैंक पे बात करेंगे और अगला नॉलेज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। कोई सवाल है पहले पूछ लें, कर लें।